नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में गाइस। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं वैदिक काल के बारे में, क्योंकि जो हमारी पिछली वीडियो आई थी एशियन हिस्ट्री की, उसमें हमने समझा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो वैदिक काल है उसमें हम समझेंगे जो वैदिक काल है वो क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक काल के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने के बाद, जब सिंधु घाटी सभ्यता तबाह हो गई थी, उसके बाद 1500 ईसा पूर्व के बाद एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। मतलब 1500 ईसा पूर्व के बाद, पतन होने के बाद 1500 ईसा पूर्व के बाद एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे हम किस नाम जानते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता को एक ग्रामीण सभ्यता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका विकास इतना तेजी से नहीं हो पाया था जितना सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो रखा था। तो वैदिक सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था, ग्रामीण सभ्यता के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो पहले हमारे देश में जो वैदिक काल से पहले जो सभ्यता थी सिंधु घाटी, उसे नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता था। मतलब उसका विकास काफी अच्छा हो रखा था। लेकिन वैदिक काल जो सभ्यता थी वो क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब पहले हमारे देश को जो था वो विकसित सभ्यता से विकसित जो सभ्यता थी वो थी, फिर बाद में क्या हो गई, विकसित सभ्यता नहीं, एक ग्रामीण सभ्यता आई। पहले मतलब विकसित सभ्यता आई थी, फिर बाद में ग्रामीण सभ्यता आई थी। पहले ऊपर था, फिर नीचे आ गया ये। तो पहले क्या था, पहले हमारे देश में कौन सी सभ्यता आई थी, नगरीय सभ्यता आई थी। फिर हमारे देश में ग्रामीण सभ्यता आ गई थी। तो वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं। वैदिक सभ्यता को काल के आधार पर, जो जो भी जिस काल में जो भी वेद की रचना हुई, उसी के आधार पर बांट दिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि काल कैसे निकाला जाता है, जब सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा प्रथम पाठ था उसी में मैंने बताया था। तो वैदिक काल को कालों या वेदों के आधार पर बांट दिया जाता था। जिस काल में जिस वेद की रचना हुई, यानी समझ लीजिए जो भी वेद की रचना हुई, उसकी पूरी जानकारी को वैदिक सभ्यता में डाल दी जाती थी। तो उसे क्या कहते थे, वैदिक सभ्यता कहते थे। यानी जिस काल में, अगर समझ लीजिए ऋग वैदिक काल जो चल रहा है, उस काल की जितनी भी जानकारी है वो सारी हमने वैदिक सभ्यता में डाल दी, तो उसका क्या हो गया, वैदिक सभ्यता नाम कहला गया। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, वैदिक सभ्यता का काल वेदों पर आधारित होता है। जिस काल में जिस वेद की रचना हुई तथा उससे जुड़ी हुई हमें जानकारी मिली, उस पूरे संपूर्ण काल को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, या वैदिक काल के भी नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे तो हमारे देश में जो वेद की संख्या वो कितनी है, चार है वेद की संख्या। पहला हमारा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। पहला कौन सा हमारा वेद है, दोबारा पढ़ लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो आज हम समझेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो देखिए, ऋग वैदिक काल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। जिस काल को मतलब ऋग वैदिक काल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, ऋग वैदिक काल को। तो एक ऋग वैदिक काल, उसमें दी की मात्रा आ गई है, तो इसका एक काल ये हो गया ऋग वैदिक काल, एक हमारा है पूर्व वैदिक काल। तो ये दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया ऋग वैदिक काल को। पहला है ऋग वैदिक काल में विभाजित करा गया है, और दूसरा पूर्व वैदिक काल में विभाजित कर दिया गया है। तथा जिस काल की जानकारी हमें अन्य तीन वेदों से हुई, उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल हम इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक काल के। तो मतलब ऋग वैदिक काल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक ऋग वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल। और अन्य जितने भी तीन वेद है, इसकी हमें जानकारी कहाँ मिलती है, उत्तर वैदिक काल में मिलती है। कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में मिलती है। तो पहले से समझते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में, फिर हम उसको समझेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। और जो वैदिक सभ्यता का जो काल था कितना था, मैंने आपको दोबारा से बता देता हूँ। 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक का क्या था, इसका काल था। तो अब से पहले समझते हैं ऋग्वैदिक काल के ऊपर। अब हम समझेंगे वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया। पहले हमने समझा था कितने वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ये हमने चार वेदों के बारे में समझा था। ऋग्वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया, दो भागों में विभाजित कर दिया गया। कौन सा, ऋग्वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। तो इस भागों में विभाजित कर दिया गया। तो पूर्व वैदिक काल के ऊपर जो हमारी वीडियो आएगी तब मैं आपको बताऊंगा, फिर उत्तर वैदिक काल के ऊपर आएगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा वैदिक काल के ऊपर, और भी लेते हैं वैदिक काल के ऊपर और भी जानकारी के बारे में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, वैदिक काल को, जो हमारा वैदिक काल है जिसके बारे में आज ये वीडियो बन रही है, वैदिक काल, उसको दो भागों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। जैसे ऋग वैदिक को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा क्या था, क्या पूर्व। पहला हमारा ऋग वैदिक काल का ऋग वैदिक काल,
ऋग्वैदिक काल का तो पहले हमारा ऋग्वैदिक काल, दूसरा था हमारा पूर्व वैदिक काल। तो वो था जो हम जिसमें ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, वो किस में हम पढ़ेंगे, पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। और अन्य जितने वेद हैं उसको बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वैदिक काल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से लेकर 600 BC तक था। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से लेकर 600 BC तक का था। तो मतलब जैसे ये दोनों का टाइम पीरियड एक ही था, लेकिन आप देखें तो ज़्यादा विकास कौन कर पाया था, उत्तर वैदिक काल कर पाया था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, जिसने पूरी राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को बदल के रख दिया था। तो इसको हम बाद में समझेंगे जब उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो और आगे देखते हैं कि जो वैदिक शब्द का जो निर्माण है, जो वैदिक हम ये पढ़ रहे हैं वैदिक पीरियड, इसका निर्माण कहाँ से हुआ, मतलब जो वैदिक शब्द का इसका निर्माण कहाँ से हुआ। तो देखिए वैदिक सभ्यता वैदिक शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ, वेद से हुआ। और वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। जहाँ पर हमें ज्ञान की प्राप्ति, उसे हम क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। जिस जिस वेद मतलब जिस सभ्यता में हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये किस लिए इसका नाम वैदिक रखा है, क्योंकि वेद का मतलब होता है ज्ञान, और वैदिक काल में हमें क्या मिली है, ज्ञान ज़्यादा मिला है, ज्ञान की जानकारी के स्रोत हमें ज़्यादा मिले हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था, कि वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता का काल के निर्माता अगर देखा जाए कि वैदिक सभ्यता की जो इसकी जो निर्माता, इसकी स्थापना कैसे हुई थी, इसकी स्थापना कही जाती है कि इसकी स्थापना आर्य समाज का मानना था कि इसकी स्थापना आर्य समाज के लोगों द्वारा की गई थी। मतलब आर्य समाज के लोग भारत में आए तभी वैदिक काल की स्थापना होना शुरू हो गई थी। आर्य समाज के लोग क्या कहते थे, संस्कृत शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ होता था, मतलब संस्कृत शब्द का प्रयोग करते थे। और जो आर्य समाज का मतलब क्या होता है, आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य का मतलब होता है ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ, ऊंचा। अब आर्य समाज का मानना था कि ऊंचा दो प्रकार से हो सकता है, या आपकी भाषा ऊंची होनी चाहिए, जैसे आज के ज़माने में इंग्लिश की भाषा जो ऊंची है, या आपकी जाति ऊंची होनी चाहिए। तो आर्य समाज का मानना था जाति से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी भाषा ऊंची है तभी हम सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आर्य समाज का ऊंचा के ऊपर दो, अगर पूछा जाए कि आर्य समाज ऊंचा पे किन किन विश्वासों को वो करते थे, तो भाषा के ऊपर करते थे कि हमारी भाषा अगर अच्छी हो, ऊंची हो, तो हमें सर्वश्रेष्ठ मान जाता है। जाति के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। तो आर्य समाज के वैदिक काल के निर्माता किन्हें कहा गया, आर्य समाज के लोगों को कहा गया वैदिक काल के निर्माता। और ये जो आर्य समाज के लोग हैं संस्कृत शब्द का प्रयोग करते थे, और इनका आर्य का मतलब क्या होता था, ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ या ऊंचा। तो अब देखते हैं आर्य समाज लोगों का भारत में आगमन कैसे हुआ, मतलब ये लोग भारत में आए कैसे, कि जो वैदिक सभ्यता का विस्तार हुआ। ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है, इसमें हमने विदेशी इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार, दोनों इतिहासकारों को लिया है। ज़्यादा इतिहासकारों का मानना है कि आर्य समाज के लोग बाहर से आए हैं, यानी बाहर से आए हैं, यूरोपीय साइड से। और समाज के और भारत के सबसे पहले पंजाब व अफगानिस्तान में आए थे। मतलब आर्य समाज से क्या मानना था कि ये जो इतिहासकारों का मानना था, आर्य समाज के लोग कहाँ से आए थे, भारत से आए, सॉरी, पंजाब, सबसे पहले पंजाब, भारत के पंजाब राज्य, और अफगानिस्तान जो भारत का हिस्सा नहीं है, 1947 से पहले की बात पहले की वो हो रही बात। तो जब भारत अखंड था, अफगानिस्तान भी जुड़ा हुआ था, तो मतलब क्या था कि पंजाब, अफगानिस्तान में सबसे पहले आए थे आर्य समाज के लोग। अब देखते हैं विदेशी इतिहासकारों का ये आर्य समाज के ऊपर क्या मानना था। विदेशी इतिहासकारों का आर्य समाज के ऊपर मानना था कि सबसे पहले इतिहासकार मैक्सवेलर के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका कहना था कि आर्य समाज का मूल निवास मध्य एशिया, वहीं से ये लोग आए थे। अब मैं मध्य एशिया का आपको मैप दिखा देता हूँ। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये जितनी भी ये पूरी फोटो देख रहे हैं, ये किसकी है, ये पूरी एशिया की फोटो, ये क्या है, पूरा एशिया है। लेकिन जो ये दूसरी फोटो आपको मैं दिखाऊंगा, ये वाली, ये कौन सी है, ये मध्य एशिया है, यानी जो एशिया का बीच का पार्ट है वो ये वाली फ़ोटो है, जिसमें हमारे कजाकिस्तान और ये आप देख सकते हैं नीचे पाकिस्तान, चाइना, उज्बेकिस्तान, ये सारे आ जाते हैं, तजाकिस्तान, ये सारे आ जाते हैं। तो आर्य इनका वो जो मैक्सवेलर का मानना था कि जो विदेश आर्य समाज के लोग हैं कहाँ से आए, मध्य एशिया यानी कजाकिस्तान की जगह से यहाँ से भारत में आगमन हुए हैं। और इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इनका मानना था कि जो मध्य एशिया में जो सभ्यता मिली है वो बिल्कुल आर्य समाज जैसी मिलती जुलती सभ्यता है। इसलिए ये जो आर्य समाज के लोग कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं, यानी कजाकिस्तान, तजाकिस्तान की ओर से ये लोग आए हैं। ये था विदेशी इतिहासकारों का मानना। सबसे पहले कौन से इतिहासकार थे, मैक्सवेलर, जिन्होंने आर्य समाज के बारे में बताया था कि कहाँ से आए। दूसरे थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इन्होंने क्या कहा था
इनका मानना था आर्य समाज के लोग आल्थस पर्वत से आए हैं। आल्थस पर्वत मैं आपको बताऊंगा जो यूरेशिया का भाग माना जाता है। ये एशिया तथा यूरोप के मध्य भागों को क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए यूरेशिया का मैप कहाँ पर, देखिए ये हमारा क्या है, ये एशिया का मैप है, ये पूरा एशिया है हमारा। और जो इधर का मैप है ये क्या है, हमारा पूरा यूरोपीय साइड का मैप है। तो ये हमने जो पहले पिछले दिखाया था वो कौन सा था, एशिया का मैप था, और ये कौन सा, यूरोप का मैप है। अगर इन दोनों मैप को मिला दिया जाए तो ये जो बीच का जो मध्य का भाग आता है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं आल्थस पर्वत के नाम से जानते हैं। कौन सा पर्वत है, आल्थस पर्वत है। उसी को हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। यानी जो एशिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एशिया तथा यूरोप के जो बीच का पूरा भाग है जहाँ पर आल्थस पर्वत है उसे हम क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। तो डॉक्टर संपूर्णानंद का मानना था कि जो आल्थस पर्वत जो कि जो यूरेशिया है, यहाँ से आर्य समाज के लोग भारत में यहीं से आगमन हुए थे। ये थे दो विदेशी इतिहासकार जिन्होंने आर्य समाज के ऊपर दी थी अपनी अपनी टिप्पणी। अब देखते थे भारतीय इतिहासकारों पर आर्य समाज के लेकर क्या मानना था। सबसे पहले थे बाल गंगाधर तिलक। इनका मानना था कि आर्य समाज के लोग आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। आर्कटिक प्रदेश क्या होता है, मैं आपको मैप में समझाऊंगा अभी। जिसे पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, यानी अंटार्कटिक ओशन जिसे आप कहते हैं, जिसे पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तो आर्य समाज के लोग वहां से आए थे। तो उसे मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारी ये पूरी पृथ्वी है, और ये इनका मानना था कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जहाँ अंटार्कटिक ओशन है, यहाँ से ये लोग, हाँ, तो ये जो पृथ्वी का जो अंटार्कटिक ओशन, यहाँ से ये लोग कहाँ से आए थे, भारत में आए थे। ये यहाँ से ये लोग क्या थे, भारत में आए थे। अंटार्कटिक ओशन जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर उत्तर ये हो जाएगा हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव से नहीं, इनका मानना था दक्षिणी ध्रुव से नहीं आए थे, ये आए थे कहाँ से, उत्तरी ध्रुव। तो अंटार्कटिक ओशन से ये लोग सीधा आर्य समाज के लोग भारत में यहीं से आए थे। तो आपको समझ में आ गया होगा, बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्य समाज के लोग कहाँ से हैं, आर्कटिक प्रदेश से हैं। यानी जो पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है, जो सबसे ऊपर जो अंटार्कटिक रहता है, वहीं से ये लोग कहाँ आए थे, भारत में आए थे, जिसे आज उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। दूसरे इतिहासकार थे दयानंद सरस्वती। इनका मानना था कि आर्य समाज के लोग तिब्बत के रास्ते से आए थे, जो कि चीन में है, चीन ने कब्जा कर रखा है। और जो दयानंद सरस्वती थे उनका मानना था कि जो आर्य समाज के लोग कहाँ से आए, तिब्बत क्षेत्र से आए थे, जो कि चीन में कब्जा कर रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैदिक काल के ऊपर। तो अगली वीडियो में समझेंगे वैदिक काल के स्रोत क्या हैं, हम इसकी जानकारी कहाँ से मिली, फिर हम पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में समझेंगे, और वैदिक काल हमारा पूरा यहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये हमारी वीडियो जो आपको मैंने बताई थी, जहाँ मैप के द्वारा भी बताया है, और आपको समझ में भी आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।